नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम शीत युद्ध के संदर्भ में आगामी वार्ता करेंगे। गत वार्ता के अंदर हम लोगों ने शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, इसकी पृष्ठभूमि, इसके संदर्भ में चर्चा करी थी। आज हम लोग शीत युद्ध की प्रकृति, इसके कारण आदि विषयों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान के अंदर हम लोगों ने देखा और समझा कि शीत युद्ध जो है वो युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की जैसी स्थिति है, अर्थात एक स्नायु युद्ध है, वार ऑफ नर्व्स। एक ऐसा युद्ध जो व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो कि प्रचार का युद्ध कहा जा सकता है, जिसमें केवल बातचीत, विभिन्न मंचों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, दोनों महाशक्तियों के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना, यही शीत युद्ध का प्रमुख उद्देश्य रहा। जब हम शीत युद्ध की प्रकृति की चर्चा करते हैं तो यहाँ हमें यह बात ध्यान देने की है कि शीत युद्ध की प्रकृति एक कूटनीतिक युद्ध की जैसी है, जो कि अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। अर्थात सशस्त्र युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसकी प्रकृति है वो एक डिप्लोमेटिक वॉर है, जो कि यदि और भड़क जाए तो उसकी परिणति सशस्त्र युद्ध के अंतर्गत हो सकती है। शीत युद्ध में जो दोनों पक्ष हैं वे आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध को बनाए रखते हुए भी शत्रुता का भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर जोर देते हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए, दूसरे जो देश हैं, अन्य देश, उनको अपने प्रभावशीलता में लाने के लिए उनको आर्थिक सहायता देते हैं। विभिन्न प्रकार के जो प्रचार के माध्यम से जो प्रचार कहें, उनको अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। जासूसी, जिसे गुप्तचरी कह सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। सैनिक हस्तक्षेप की कार्रवाई करते हैं। विभिन्न प्रकार के आयुधों, शस्त्र जो हैं, उनकी सप्लाई करते हैं। शस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के आयुधों का आविष्कार करते हैं। सैनिक गुटबंदियाँ, अर्थात सैन्य गुट बनाते हैं और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करते हैं। ये जो बातें हैं ये शीत युद्ध के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको इंगित करती हैं, अर्थात शीत युद्ध की प्रकृति को दर्शाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं किया जा सकता, बल्कि जो दोनों महाशक्ति हैं उन दोनों के मध्य टकराव की जो कहें उसकी अनुपस्थिति थी। अर्थात यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि शीत युद्ध जो है वो युद्ध को त्याग नहीं है, युद्ध का बहिष्कार नहीं है, वरन उनके मध्य सीधा प्रत्यक्ष टकराव नहीं हो रहा था। अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे के साथ संघर्षरत थी। शीत युद्ध के जो वर्ष थे, इसमें तीसरी दुनिया में व्यापक और घातक मुठभेड़ें होती रहीं। दोनों महाशक्तियों के मध्य तृतीय जो दुनिया, तीसरा जो विश्व था, उसके अंदर एक प्रतिस्पर्धा का जो भाव था वो स्पष्टतया झलकता रहा। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे हम उष्ण शांति कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और ना ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति एवं युद्ध के बीच
की जो स्थिति है वो बनी रहती है। हालांकि शीत युद्ध जो है वो वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है इसाक डोइशर। उन्होंने लिखा है कि शीत युद्ध की प्रकृति ट्रोट्स्की के ब्रेस्त लिटोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था ना युद्ध और ना शांति। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो डोइशर हैं उन्होंने ट्रोट्स्की का जो घोषणा थी उसको कोट किया है, जिसमें ट्रोट्स्की कहते हैं कि शीत युद्ध जो है ना युद्ध है और ना ही शांति है, एक असमंजस की स्थिति है, एक असंतोष की स्थिति है, एक तनाव की स्थिति है। अब हम शीत युद्ध के कारणों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दो महाशक्तियों को जन्म दिया। विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दोनों महाशक्तियाँ युद्ध से प्राप्त लाभ जो स्थिति थी उसको बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए प्रयासरत थी। उनकी जो आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में आपस में दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के लिए बाधक थीं। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थीं। वे शिकायतें ही मूल रूप में शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। शीत युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक कारण। जो कुछ पर्यवेक्षक हैं या कुछ विद्वान हैं वो शीत युद्ध का कारण 1917 की जो वोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके अंदर खोजते हैं। 1917 की वोल्शेविक क्रांति के समय से जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक वैश्विक आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में ही मान्यता दी। मतलब दोनों महाशक्तियां ने तत्कालीन जो थी उन्होंने सोवियत संघ को बहुत देरी से मान्यता प्रदान करी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं नेपथ्य में, द्वितीय विश्व युद्ध के नेपथ्य में जो ब्रिटेन और अमेरिका की जो नीति थी वह साम्यवाद के अवरोध की नीति थी, साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति थी। और ये चाहते थे कि सोवियत संघ को यदि सीमित कर दिया जाए या किसी प्रकार से कमज़ोर कर दिया जाए तो यह स्थिति उनके लिए श्रेष्ठ रहेगी। दूसरा एक कारण आता है वह है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को हानि पहुंचाई तो सोवियत संघ का जो नेता थे स्टालिन, उन्होंने मित्र राष्ट्रों से जो जर्मनी की फौज थी उनके विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया ताकि जर्मन की सेना रूसी सीमा पर जो दबाव बना रही थी उसको कम किया जा सके। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के तत्कालीन अध्यक्ष चर्चिल ने महीनों तक इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और उसको टालते रहे। सोवियत इतिहासकारों के अनुसार यह जो देरी थी यह अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति थी जिससे कि जर्मनी रूस को ख़त्म कर सके। इस बात से स्टालिन को यह समझ में आ गया कि पश्चिमी जो देश हैं उनकी आंतरिक भावना सोवियत संघ को ख़त्म करने की है। तो यह कारण भी शीत युद्ध के जन्म के लिए उत्तरदायी था। तीसरा है कारण युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के जो उद्देश्य थे उनमें स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिम के जो देश थे उनका मत था कि जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ये इस बात का उनको भय था।
यह देश सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए प्रयासरत थे। इसलिए आवश्यक था कि किसी भी प्रकार से सोवियत संघ को सीमित रखा जाए। तो यहाँ पर जो सोवियत नेता थे उनको भी परस्पर यह आशंका थी कि कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी राष्ट्र जो हैं वो उसको सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो मत भिन्नता थी या मनभेद कह सकते हैं जो कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी था। एक अन्य बिंदु है, कारण जो है सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते का उल्लंघन करना या अवहेलना करना। जो याल्टा समझौता था, याल्टा सम्मेलन था, वो 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने मिलकर के संपादित किया, जिसके अनुसार सोवियत संघ को किन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत अपना जो शासन था उसको इन शर्तों के अधीन रखना था। लेकिन सोवियत संघ ने जो याल्टा समझौता था उसका उल्लंघन किया और उसका उल्लंघन करके जो लोकतंत्र की जो पुनर्स्थापना करना चाह रहे थे इन सभी देशों में, उसको सीमित करने का प्रयास कर वहाँ पर सोवियत संघ की जो समर्थक सरकारें थीं वो स्थापित करा दी। तो कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन आदि, इनके मन में एक टीस थी कि सोवियत संघ ने याल्टा समझौते का उल्लंघन करके और पश्चिमी राष्ट्रों की जो भावना थी या लोकतंत्र की स्थापना की जो बात थी उसको सीमित करने का प्रयास किया। ठीक इसी प्रकार से सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते का भी उल्लंघन किया गया। एक अन्य बात आती है कि सोवियत संघ जो था उसने अपनी सेना को ईरान से नहीं हटाया। ये भी एक बड़ा कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने जो है सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका और इंग्लैंड की सेना तो दक्षिण ईरान से हट गई, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना को हटाने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के पश्चात ही सोवियत संघ ने वहाँ से अपनी सेनाएं हटाईं। इस बात से भी जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो सोवियत संघ से नाराज हो गए। इसके अतिरिक्त यूनान में जो सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, इसने भी पश्चिमी राष्ट्र जो थे उनको नाराज करने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्र है तुर्की, जिसे टर्की भी बोलते हैं, इसके ऊपर भी सोवियत संघ ने अपना दबाव बना के रखा। तो इस प्रकार से सोवियत संघ की जो गतिविधियां थीं ये कहीं ना कहीं जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनको भयक्रांत कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि सोवियत संघ अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करा जा रहा है और अपनी विचारधारा का प्रसार कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का जो आविष्कार किया गया, यह सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य टकराव का बहुत बड़ा कारण था। एक कहावत है कि परमाणु बम ने केवल हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अणु बम के ऊपर जब अनुसंधान का काम किया तो उसका परीक्षण का कार्य किया, तो इस संदर्भ में ब्रिटेन को तो पूरी जानकारी प्रदान की, लेकिन सोवियत संघ को इस जानकारी को जानबूझकर प्रदान नहीं किया। तो इस बात से भी सोवियत संघ के मन में ये बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा था और वह एक विरोध की भावना सोवियत संघ के विरुद्ध रखता है। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाए गए। पश्चिमी देशों के द्वारा सोवियत संघ के विरोध की नीति अपनाई गई और उसके विरुद्ध प्रचार किया गया। कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण आता है बर्लिन की नाकेबंदी, जिसमें कि सोवियत संघ के द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर गई। तो पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद में इसके लिए शिकायत करी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण है कि सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, जिससे कि पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गए। ऐसे ही
जो अमेरिका है उसने सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद कर दी। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि हित संघर्ष हो सकता है, शक्ति का संघर्ष, ये कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी रहीं। तो शीत युद्ध मिश्रित रूप में इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति है, जो कि दीर्घकालीन समय तक वैश्विक समुदाय को अपने आगोश में लेके रही। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट अगले व्याख्यान के अंदर आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।